Good evening, everyone. I'm Sayukta from Bladder Wellness Team, and I'm sure all of you must be keeping good health. Today, we are going to discuss a very important topic, overactive bladder. Now, overactive bladder, also known as OAB, causes a frequent and sudden urge to urinate that may be difficult to control. The condition is common and distressing and may have a large impact on the quality of life. OAB patient feels to pass urine many times during the day and night and may also experience unintentional loss of urine, urgency, incontinence. To throw more light on the subject and guide us on what's right for diagnosis and treatment of OAB, today we have with us renowned urologist Dr. Ankush Gupta, consultant urologist at SN Medical College, Agra. Dr. Ankush Gupta has rich experience in the field of urology and carries out the treatments with utmost precision and efficiency, ensuring that patients' health is in safe hands. A very warm welcome to you, Dr. Gupta. Thank you, Sarita. Thank you so much for the invitation. So, Dr. Ankush Gupta, today we are going to talk about a very important topic, which is OAB, overactive bladder. First of all, we would like to start with that, what is OAB? As a layman, what do we understand from OAB? OAB is the sudden urge to void. हिंदी में समझाएं तो जैसे ही यूरिन की डिजायर उठती है, उसको रोक पाने में असमर्थ होना, उसे ओवर एक्टिव ब्लैडर कहते हैं। और इसमें कभी कभी क्या होता है, जब पेशेंट को यूरिन की डिजायर उठती है, नॉर्मल पे जो आदमी होता है, ही कैन स्टॉप एंड जब रिक्वायर्ड है तब जाके यूरिनेट करे। बट ओवर एक्टिव ब्लैडर का पेशेंट उसे रोक नहीं पाता, उसे तुरंत जाना है और कभी जाते जाते they can leak 1 or 2 drops of urine also, and sometimes this quantity can be large also. So this sudden need, a sudden desire to void is what contributes overactive bladder. Okay. तो हम ये कह सकते हैं डॉक्टर की फ्रीक्वेंसी, अर्जेंसी, ये एक तरह से OAB होता है। OAB क्यों होता है डॉक्टर? क्या बेसिक रीजंस, कॉजेस हो सकते हैं? OAB एक तो एज रिलेटेड प्रॉब्लम है, कुछ न्यूरोलॉजिकल कॉजेज होते हैं, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में भी बार बार ब्लैडर इरिटेट होता है तो उससे ओवर एक्टिविटी आती है, मल्टीपल प्रेगनेंसीज, 2 से अधिक बच्चे होने पर भी ब्लैडर पे प्रभाव पड़ता है। जो एल्डरली मेल्स होते हैं उनमें एक कंडीशन कहलाती है बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया, उसकी वजह से क्रोनिक प्रोस्टेटाइटिस, समटाइम्स प्रोस्टेट कैंसर या डायबिटीज, all these can result in overactive bladder, the bladder going beyond the control of the normal nervous system. Right. जैसा कि आपने कहा कि एज रिलेटेड होते हैं, कई ऐसी दिक्कतें हैं, बीमारियां हैं जिनके चलते भी ये हो सकता है। आम तौर पे ये जो आपने बताया है फ्रीक्वेंसी, अर्जेंसी या इनकॉन्टिनेंस की दिक्कत, ये जब भी होता है तो हम मान लेते हैं कि चूंकि एज हो रही है तो ये तो होना ही है। So many a times there are people who don't even know that there is a term called OAB. OAB एक medical condition हो सकता है, उनको लगता है कि चूंकि अब एज हो रही है तो ये तो होगा ही, and they keep on suffering silently. वो किसी से बात नहीं करते हैं, बार बार दिन में जाना, बार बार रात में उठ के यूरिनेशन के लिए जाना, और कई बार ये दूसरी दिक्कतों को भी जन्म देता है। तो ऐसे में क्योंकि हमारे जो व्यूअर्स इस वक्त सुन रहे हैं, मुझे लगता है बहुत से लोगों के लिए OAB, ओवर एक्टिव ब्लैडर, आज पहली बार वो सुन रहे होंगे, तो क्या आप कहना चाहते हैं कि किस तरह से एक लेमन समझे कि OAB क्या है? देखिए, पहली चीज तो मैं आपको करेक्ट करना चाहूंगा, OAB ठीक है, एल्डरली पेशेंट्स में ज्यादा होता है या उम्र दराज लोगों में ज्यादा होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ उम्र दराज लोगों में ही होता। बहुत सारी यंग फीमेल्स हैं से 30-35 इयर्स ओल्ड, जब इनको ये प्रॉब्लम्स शुरू हो जाती हैं, एंड समहाउ ज्यादातर लोग इसको अपनी लाइफ का एक हिस्सा मानकर एक्सेप्ट किए रहते हैं। दे थिंक दिस इज जस्ट अ पार्ट ऑफ देयर लाइफ एंड दे डोंट नीड टू, दिस कैन बी करेक्टेड। मैं सबसे पहले यही समझाना चाहूंगा, ये नॉर्मल कंडीशन नहीं है, ये एक तरह की बीमारी है और इसके सिम्टम्स को कंट्रोल किया जा सकता है और इनको कंट्रोल करना चाहिए। इससे आपकी जीवन शैली, लाइफ स्टाइल जिसे कहते हैं, और बेहतर होगी।
कई लोगों को इस बात का डर बैठ जाता है कि हम बाहर जाएंगे, हम किसी शादी में जाएंगे, हम किसी पूजा में बैठेंगे और हमें पेशाब लगा तो फिर हम क्या करेंगे, या हमें बस में ट्रैवल करना है तो हम बार बार नहीं रोक पा पाएंगे। तो वो अपनी पूरी जीवन शैली को इस ओवर एक्टिव ब्लैडर के हिसाब से एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं। आप ये नहीं सोचिए कि आपके जीवन का हिस्सा है, ये एक बीमारी की तरह है जिसका इलाज किया जा सकता है। This can be treated very well, the symptoms can be controlled very well, so don't try and live with it, try and treat it and live like a normal person. That's the bottom line, and that's the whole purpose of having this session, to make people understand that what you're going through is maybe a medical condition and there is treatment available for it. What you need to do is to go and consult a right person, which is a qualified urologist. तो ये बहुत जरूरी है समझना, अगर ये सिम्टम्स हैं तो आपको जरूरी नहीं है कि आप उसे मान ले कि ये तो हमारे जीने का एक हिस्सा हो ही गया है और इसके साथ ही जीना है, ऐसा नहीं है। इससे रिलीफ आपको मिल सकता है, बस जरूरत है कि आप एक क्वालिफाइड यूरोलॉजिस्ट के पास जाएं। डॉक्टर, सिम्टम्स पर भी हम बात करना चाहेंगे। फ्रीक्वेंसी, अर्जेंसी जो आपने कहा, क्या यही सिम्टम्स है या और भी कुछ सिम्टम्स होते हैं? पहले तो हम समझे फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है। फ्रीक्वेंसी का मतलब बार बार पेशाब जाने की जरूरत है। तो पेशेंट को दिन में कई बार पेशाब जाना पड़ता है और हर बार उसको बहुत ज्यादा पेशाब नहीं, थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में पेशाब होता है। ये जल्दी जल्दी पेशाब जाना जो है या फ्रीक्वेंट यूरिनेशन जो है, दिस कैन रेंज फ्रॉम few minutes, 15 to 20 minutes to even 1 to 2 hours. Normal humans will pass urine every 3 to 4 hours. They can hold urine. But these patients will have a repeated desire at very short intervals. Second is urgency, which means that when there is a desire to urinate, they cannot postpone it. They have to immediately go to the washroom to empty their bladders. This is what bothers. If they cannot find a washroom, this results in anxiety, and sometimes before they reach the washroom, they can also leak, which is called urge incontinence. That means the bladder is not in their control. If there is a desire, the bladder is going to empty itself. So most of the time, these are the two most common symptoms, frequency and urgency. But these patients can occasionally have what we call nocturnal enuresis, यानी कि रात में सोते में भी पेशाब निकल जाता है। रात में इनको कई बार यूरिनेट करने के लिए जाना पड़ता है। तो इसके साथ इनकी जो स्लीप है, स्लीप पैटर्न्स भी डिस्टर्ब हो जाते हैं, एंड दे रिजल्ट इन डे टाइम प्रॉब्लम्स बिकॉज दे कैन नॉट स्लीप प्रॉपरली। तो कोई भी मेक्स लाइफ वेरी डिफिकल्ट फॉर देम। हेलो जी, तो हम बात कर रहे हैं OAB यानी ओवर एक्टिव ब्लैडर पर, और ओवर एक्टिव ब्लैडर के जो सिम्टम्स डॉक्टर ने हमें बताए, जो कि बहुत ही बेसिक सिम्टम्स है, उनमें से सबसे बड़े जो 2 सिम्टम्स हैं वो है फ्रीक्वेंसी एंड अर्जेंसी, यानी बार बार यूरिनेशन के लिए जाने के लिए जब आप फोर्स होते हैं, ब्लैडर लगातार प्रेशर बना रहा है, या अर्जेंसी कि आपको बार बार हो रहा है कि हमको जाना ही है। ये कुछ सिम्टम्स होते हैं। लेकिन अच्छी बात ये है, जैसे कि डॉक्टर अंकुश गुप्ता हमें बता रहे हैं, कि इसका ट्रीटमेंट अवेलेबल है और बहुत आसानी से आपको ट्रीटमेंट, आपको रिलीफ मिल सकता है। बस जरूरत इस बात की है कि हम समझे कि अगर ये सिम्टम्स हैं, फ्रीक्वेंसी, अर्जेंसी, तो हमें डॉक्टर को दिखाना है। क्योंकि आमतौर पर हम ये मान के बैठ जाते हैं, ओ मैं तो डायबिटिक हूँ तो मुझे तो ये होगा ही, या फिर एज हो रही है, तो इनसे हमें एसोसिएट ना करते हुए हमें डॉक्टर को दिखाना है। सो डॉक्टर, हम बात कर रहे हैं OAB पे, और आपने बताया कि क्या फ्रीक्वेंसी है, क्या अर्जेंसी है, और किस तरह से रात में भी कई बार पेशेंट्स को उठना पड़ता है पेशाब जाने के लिए, और ऐसे में कई दूसरी तरह की दिक्कतें भी हो सकती है। आपका रेस्ट कंप्लीट नहीं हो पाता है, और कई बार बुजुर्गों के लिए तो ये भी होता है कि वो वॉशरूम के लिए बार बार इतनी फ्रीक्वेंटली उठ रहे हैं रात में, आंखों में नींद है लेकिन नींद पूरी नहीं हुई है, तो ऐसे में कई एक्सीडेंट्स के चांसेस भी यहाँ पे रिस्क बढ़ जाता है। तो हम लगातार बात कर रहे हैं OAB यानी ओवर एक्टिव ब्लैडर पर, और हमारे जो व्यूअर्स हैं वो भी अपने सवाल पूछ सकते हैं। लेकिन डॉक्टर, आपसे मैं जानना चाहूंगी, आपने कहा कि जो प्रेग्नेंट लेडीज हैं या जिनके 2 या 3 बच्चे हो चुके हैं, जो लेडीज हैं जिनकी डिलीवरी 2-3 बार हो चुकी है, कई बार पेल्विक मसल्स उनके वीक हो जाते हैं।
तो क्या इस वजह से ओएबी उनमें ज्यादा होने के चांसेस है या रिस्क फैक्टर रहता है वहां पर, ये हम जानना चाहेंगे। Am I back? Yes, doctor, you are very much back. And सवाल उन महिलाओं से जुड़ा हुआ है डॉक्टर, जिनकी डिलीवरी हो चुकी है। आपने कहा 2 से ज्यादा अगर डिलीवरी हो जाती है तो कई बार रिस्क फैक्टर रहता ही है कि ओएबी होगा। तो पेल्विक मसल्स कई बार वीक हो जाते हैं। तो प्रेग्नेंट जो महिलाएं हैं उनके लिए खास तौर पर आप क्या कहना चाहेंगे? ओवर एक्टिव ब्लैडर के लिए देखिए, सबसे आप सिर्फ मेडिसिन पर डिपेंडेंट नहीं रहिए। योर डॉक्टर विल टीच यू some pelvic floor muscle exercises which are also called Kegels exercises या कूल्हे की मांसपेशियों के व्यायाम। आपको इनके बहुत सारे वीडियोस यूट्यूब पर मिल जाएंगे। Kegels exercises डाल के चलिए, स्पेलिंग है KEJGEL, Kegels exercises। आप उन्हें करें। एक्सरसाइजेस से जितना आपको बेनिफिट मिलेगा उतना मेडिसिन की रिक्वायरमेंट कम होगी। मेडिसिन आपको हेल्प करने के लिए दे आर लाइक अ सप्लीमेंट। दे शुड नॉट बी रिगार्डेड एज द मेन मोड ऑफ ट्रीटमेंट। टिल योर pelvic floor muscles become strong, you can take these medicines, take the help of these medicines, control your symptoms, and once you are satisfied, we can stop with the medicines and continue with the exercise patterns and make them a regular affair. राइट। हम मेल्स पर भी बात करना चाहेंगे क्योंकि मेल्स में प्रोस्टेट ग्लैंड होता है और अगेन एक एज के बाद प्रोस्टेट एनलार्जमेंट जैसा कि आपने बताया, या फिर कुछ केसेस में प्रोस्टेट कैंसर होने के चांसेस भी हो जाते हैं। तो ऐसे में उसकी वजह से भी क्या ओएबी होता है, या मेल्स में जो ओएबी है उसके लिए क्या कर सकते हैं? एज अ प्रिवेंशन भी क्या कुछ किया जा सकता है डॉक्टर? प्रोस्टेट को आप प्रिवेंट तो नहीं कर सकते क्योंकि प्रोस्टेट इज अ पार्ट ऑफ एजिंग प्रोसेस, है ना। तो उसमें जो चेंजेस आ रहे हैं उनको तो हम अवॉइड नहीं कर सकते हैं। इट इज लाइक ग्रेइंग ऑफ हेयर, यू कैन नॉट अवॉइड इट। दे आर गोइंग टू ग्रे, यू कैन ओनली कलर देम। सो सिमिलरली यू कैन नॉट avoid the changes in the prostate, but you should, once you have symptoms associated with the prostate, you should take medicines, and gradually as those symptoms improve, the symptoms of overactive bladder also start subsiding, वो खत्म होना शुरू हो जाते हैं। if required, even surgery can help. Okay. जी, तो डॉक्टर आपसे हम जानना चाहेंगे ओएबी के ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या है? जिस तरह से आप बता रहे हैं ऐसा लगता है कुछ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन भी उसके पार्ट हो सकते हैं, प्लस तो ट्रीटमेंट है ही। तो क्या ट्रीटमेंट किस तरह का होता है ओएबी में? देखिए, ओवरएक्टिव ब्लैडर के लिए सबसे पहले रिकमेंडेशन होती है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, व्हिच इन्वॉल्व्स डाइट एंड वेट कंट्रोल, फ्लूइड मैनेजमेंट, मतलब आप कितने लिक्विड्स पीते हैं, फ्लूइड रेस्ट्रिक्शंस, एंड देयर आर सर्टेन फूड्स व्हिच टू बी अवॉइडेड। कुछ खाने की चीजों का परहेज करना चाहिए। देन द सेकंड थिंग कम्स इज एक्सरसाइजेस व्हिच यू मस्ट डू डिलिजेंटली। एट द थर्ड पॉइंट इज मेडिकेशन, जो मेडिसिन लेनी है। मतलब इफ यू हैव डन द फर्स्ट टू करेक्टली, then most of your symptoms would have disappeared. Medicines will help you if the symptoms are beyond that. After medicines, then you have certain surgical options, operations जिन्हें कहते हैं, जिन्हें कर सकते हैं, जिनके साथ आप ओवरएक्टिव ब्लैडर से पूरी तरह फ्रीडम पा सकते हैं। So the diet part involves avoiding certain foods like caffeinated drinks, जो कोको कोला वाली ड्रिंक्स होती हैं या जो कॉफी वाली ड्रिंक्स होती हैं या टी, कई लोगों की बहुत ज्यादा इनटेक होता है, particularly those who are in offices, they tend to take large quantity of these अपना वर्क एफिशिएंसी बनाए रखने के लिए। अवॉइडिंग एसिडिक फ्रूट्स एंड फ्रूट जूसेस, लाइक जैसे मौसमी हुआ, संतरा हुआ, इसका जूस, ग्रेप का जूस, बेलगिरी का जूस, ये सब हमें थोड़े से इन पेशेंट्स को अवॉइड करने चाहिए। इससे इनके सिम्टम्स और ज्यादा इंप्रूव करते हैं। फिर आता है अल्कोहल। यूज ऑफ अल्कोहल increases the symptoms of overactive bladder to a very large extent. Even dilute alcohols like what we have in beer should be avoided. Then carbonated beverages,
जो हम कहते हैं फिज वाली ड्रिंक्स जो होती हैं, जिनमें से गैस निकलती है, जो सोडा ड्रिंक्स हैं, उनको भी अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ये ब्लैडर की एक्टिविटी को बहुत ज्यादा स्टिमुलेट करते हैं। एक्सेसिवली स्वीट ड्रिंक्स या बहुत ज्यादा मीठा लेना हमेशा नुकसान करता है, सिर्फ डायबिटिक्स को ही नहीं, इवन नॉर्मल पीपल शुड अवॉइड। बट एक्सेसिव स्वीट ड्रिंक्स में या एक्सेसिव आप मीठा लेते हैं तो ये सब चीजें भी आपके ब्लैडर को इरिटेट करती हैं और ओवर एक्टिव ब्लैडर के सिम्टम्स बढ़ते हैं। चॉकलेट्स, particularly adding chocolates to like milk, chocolate shake lena, yeah, as supplements, they should also be avoided to reduce the symptoms of overactive bladder. Then the second thing comes fluid management. Many people have this habit of taking large amounts of fluid, particularly believing in Ayurveda. I'm not saying Ayurveda is bad, कि पानी ज्यादा पीना चाहिए, बट पानी ज्यादा पीने का मतलब नहीं है कि बहुत ज्यादा या सिर्फ पानी ही पूरे दिन पीते रहना है. It means small quantities of water at regular intervals is what is required. Some people in that over enthusiasm increase the fluid intake, they drink large amounts of water, and then they start suffering from the symptoms of overactive bladder. Then the second part, as I told previously also, is exercises, व्यायाम. ये आपको जरूर करना चाहिए, है ना. मेडिसिन आती हैं, मेडिसिन कई इस तरह की हैं जो ब्लैडर के कॉन्ट्रैक्शंस को रोकती हैं या ब्लैडर को रिलैक्स करती हैं. ये मेडिसिन बहुत इफेक्टिव होती हैं और इनको जैसे ही आप शुरू करते हैं तो आपको इमीडिएट रिलीफ मिलते हैं. बट आपको अगर परसिस्टेंट रिलीफ चाहिए है तो you must follow the first two guidelines. Those patients who do not respond to these medicines have another option of receiving intravesical injections. मतलब यूरिनरी ब्लैडर में इंजेक्शंस लगते हैं बोटॉक्स के. बोटॉक्स इज, आई थिंक, अ लॉट ऑफ पीपल नो अबाउट बोटॉक्स. जो मोस्ट कॉमन यूज है वो एंटी एजिंग रिलेटेड चीजों के लिए यूज होता है. इट हैज लॉट ऑफ अदर मेडिकल यूजेस. तो ऐसे ही बोटॉक्स हैज अ यूज इन ओवरएक्टिव ब्लैडर. ब्लैडर में बोटॉक्स के इंजेक्शन लगते हैं एक स्पेसिफाइड डोज में, जिससे ब्लैडर की इरिटेबिलिटी कम होती है. देन फाइनली वी हैव सर्जिकल ऑप्शंस. हम ब्लैडर पर कुछ सर्जरीज ऐसी करते हैं जिससे ब्लैडर एक तरीके से डीनर्वेट हो जाता है. जो उसकी नसें होती हैं जो उसको ओवर एक्टिविटी के लिए स्टिमुलेट कर रही होती हैं, उनको डिस्कनेक्ट करते हैं, जिससे कि ब्लैडर के अननेसेसरी कॉन्ट्रैक्शंस ना हो और सिम्टम्स में इंप्रूवमेंट मिले. राइट, बिल्कुल. तो एक बहुत बड़ा कंपोनेंट जो है वो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन का है. उसके बाद डेफिनेटली मेडिसिन एंड देन सर्जरी के ऑप्शंस भी होते हैं. उससे पहले बोटॉक्स भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन आपने बताया. जो आपने लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस बताए हैं उस पे बेसिस, एक तो आपने बहुत अच्छा ये मिथ बस्ट किया कि एक्सेस वाटर नहीं पीना है, एडिक्वेट वाटर पीना है. दिन भर थोड़ा 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 करके आप पानी पीते रहिए. कई लोग तो सुबह सुबह उठ के ही 1-1.5 लीटर पानी पी जाते हैं. आपने कहा कि अगर ओएबी के सिम्टम्स है तो एसिडिक फ्रूट जूसेस भी हमें अवॉइड करने चाहिए. कई बार हमें जो कि पता नहीं है कि हमें ओएबी है या नहीं, हमें ये सिम्टम्स है लेकिन हमें नहीं पता कि ये किस वजह से है. तो सुबह सुबह 1-1.5 लीटर पानी पी लिया, नींबू का जूस पी लिया, मौसम्बी का जूस पी लिया, और इस तरह से हमें लगता है कि जो भी प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाएगी. हमारा बॉडी जो है डिटॉक्स एक तरह से हो रहा है. तो ये प्रैक्टिसेस भी क्या ओएबी को एग्रीवेट कर सकता है डॉक्टर? हाँ, they will aggravate the symptoms. If you are having these symptoms, तो ये सब हमको मैनेज करके चलना पड़ेगा. And we'll have to understand कि जब ये symptoms हैं तो हमें फ्लूइड इनटेक को रेस्ट्रिक्ट करना है और उसे अप्रोप्रिएटली डिवाइड करना है थ्रू आउट द कोर्स ऑफ 24 आवर्स, है ना. राइट. अगर हमें कोई पर्टिकुलर फूड सूट नहीं कर रहा है, इट इज कॉजिंग सम प्रॉब्लम, देन वी हैव टू अवॉइड इट. बिल्कुल. और ये भी जरूरी है समझना कि हम फ्लूइड इंटेक की बात कर रहे हैं. हम कई बार जब काउंट करते हैं तो सिर्फ अपना वाटर इंटेक काउंट करते हैं. हम ये भूल जाते हैं कि अच्छा हमने जूस भी पिया था, हमने नारियल पानी भी पिया था. तो हमें अपना फ्लूइड इंटेक देखना है कि वो हमारा एडिक्वेट है तो ठीक है. एक्सेस ऑफ एवरीथिंग एंड एनीथिंग इज बैड, और वो यहाँ पे पानी पर भी लागू होता हुआ नजर आ रहा है. हमारे एक व्यूअर हमारे साथ जुड़े हैं, डॉक्टर आदित्य. उनका क्वेश्चन है, आई हैव बीपीएच एंड माय यूरोलॉजिस्ट. ओके, ये बीपीएच से रिलेटेड क्वेश्चन है. मैं एक बार क्वेश्चन
सुना देती हूँ आपको. My urologist wants to perform TURP, TURP surgery. Is it worth taking the risk of adverse effects? What is your age? Is the viewer online with us? I don't think Aditya is responding. फिर भी एक general अगर आप answer दे सके आदित्य को. See, if your urologist has examined you and he has suggested surgery, then it is necessary to undergo that surgery. The risks with the current technologies are minimal, almost negligible. It is akin to the risk of driving. If you're driving on the road, you can meet with an accident. It may not be your fault. Somebody might crash into you. Then also it's an accident. You can get hurt. So the probability is almost the same. So don't be scared of getting a surgery done because there are certain risks. Everything that you do in your life has risks involved. Even when you put your money in the share market, it comes first with a tagline, subject to market risk. So, but you still go ahead with it. So this is your health. This is your body. There will be risks associated with it, but it's the current technologies, the current techniques have been so refined that these techniques are much negligible. I mean, they're safer than the share market also. Definitely. Life itself comes with that tagline, subject to risk. तो रिस्क तो सब जगह ही इन्वॉल्व होता है, लेकिन जैसा कि डॉक्टर ने कहा जो एडवांस टेक्निक्स हैं वो काफी बेहतर हैं. तो प्लीज गो एंड ट्रस्ट योर यूरोलॉजिस्ट, गो बाय व्हाट ही और शी इज सजेस्टिंग यू. दो और हमारे व्यूअर्स हैं और उनके क्वेश्चन प्रोस्टेट हेल्थ से रिलेटेड है डॉक्टर, लेकिन चूंकि वो भी एक रीजन है ओएबी का, तो मैं उनके क्वेश्चंस ले लेती हूँ जस्ट इन केस यू वांट टू आंसर देम. Prostate and overactive bladder are very closely associated. Exactly, right. So Dipankar hai, how can I reduce the size of my prostate without any surgery? There is a medicine which comes with the name of dutasteride. It is usually in combination with alpha blockers like tamsulosin, alfuzosin, or silodosin. So dutasteride taken over a period of 3 months can reduce the prostate size to some extent. That is about 20 to 30%. Don't think that it will, like from 60, if you have a 60-gram prostate, it is not going to become a 30-gram prostate or a 25-gram prostate. It will reduce the size and provide relief to the symptoms. That is what the maximum medicines can do. You cannot shrink it to normal levels by any form of medication. राइट. और उसके लिए दीपांकर आपको डॉक्टर के पास ही जाना है. प्लीज ये मत सोचिए कि आप ओवर द काउंटर मेडिकेशन कर लेंगे और आप ठीक हो जाएंगे. प्लीज गो एंड कंसल्ट योर डॉक्टर. राइट डॉक्टर? Yeah. Yes. So Adi Jan is also here. Adi's question is, what are the natural ways to keep your prostate healthy? There is no way to keep your prostate healthy. Your prostate is a healthy organ. What happens is when you age, there are certain hormonal changes that occur in your body. The testosterone hormone, which makes you a male, the estrogen hormone, which makes a female, the ratios between these hormones starts to change as you age. That is a part of natural aging. So because of these hormonal changes, your prostate will respond accordingly and may grow 2 sizes differently in different persons. It is not uniform in every patient. Like females undergo menopause after a certain age, males will also have these hormonal changes resulting in enlargement of the prostate. Depending on how much enlarged the prostate is, how much it is obstructing, you may require treatment. Your prostate usually does not undergo a disease change. It's only prostate cancer which is a disease. BPH is an enlargement which happens with age. So you don't have to worry about stopping it from enlarging. And if you have symptoms, you go ahead. You might have an enlarged prostate, but you may not have symptoms. You don't need treatment. If you have a small prostate, which is minimally enlarged, but you have symptoms, you might need treatment. So you don't have to worry about how to keep it healthy. Right. Ajit Singh's question is, does smoking have anything to do with OAB? Definitely. Tobacco in all forms stimulates the bladder. Whether you chew tobacco, whether you smoke tobacco, or whether you use
hookah, whatever. Tobacco is a stimulant. Anything that stimulates the brain will stimulate other organs of the body as well. Your heart gets stimulated with tobacco, your bladder will also be stimulated, and it will increase the symptoms of overactive bladder. So smoking is not going to benefit. You have to quit smoking. Fair enough. डॉक्टर ओएबी के जो सिम्टम्स पर हम बात कर रहे थे, हमने कहा कि कई बार लोग जो सफर करते हैं वो इन्हें इग्नोर करते हैं, इग्नोर तो नहीं कर सकते लेकिन डॉक्टर के पास कई बार नहीं जाते हैं और वो खुद ही मान के बैठ जाते हैं कि ये एज की वजह से हो रहा होगा या मैं डायबिटिक हूँ या जो भी तमाम तरह के रीजनिंग जस्टिफिकेशंस देते हैं। पर क्या ये इसलिए भी जरूरी है, जैसा कि आपने कहा कि कई बार वो प्रोस्टेट बेनाइन प्रोस्टेट या प्रोस्टेट एनलार्जमेंट जिसे हम कहते हैं उसकी वजह से हो सकता है, वो यूटीआई या दूसरे किसी इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकता है, तो कोई अंडरलाइंग कंडीशन भी हो सकता है। तो क्या इसलिए भी बहुत जरूरी है कि अगर ये सिम्टम्स है तो हम डॉक्टर के पास दिखाएं? हो सकता है कि वो सिर्फ ओएबी ना हो, वो कुछ दूसरे मेडिकल कंडीशन हो और उनको ठीक करने से ये सिम्टम्स ठीक हो जाए। जी, इट इज वेरी नेसेसरी। मैंने शुरुआत में भी कहा, अभी फिर से रिपीट करता हूँ, इसे अपने जीवन का एक हिस्सा मत मान के चलिए। ये नॉर्मल नहीं होता। नॉर्मल इंसान इस तरह यूरिन पास करने के लिए नहीं जाता है। ये एक प्रॉब्लम है। हम लोग ज्यादातर चीजों को, प्रॉब्लम्स को एक्सेप्ट करके चलते हैं, ये हमारे जीवन का हिस्सा बन गई है। ये नॉर्मल नहीं है। पहले हमें बहुत सारे दूसरे कॉजेज होते हैं जिनको रूल आउट करना है कि ये बीमारियां नहीं है। रादर जो हम टेस्ट कराते हैं वो सब टेस्ट इसीलिए होते हैं। कैन यू हियर मी? यस यस डॉक्टर। तो ये जो जितने भी टेस्ट होते हैं वो सब हम इसीलिए कराते हैं कि बाकी सारी चीजें नॉर्मल है। पेशेंट की एक कंप्लेंट आती है, मेरे तो सारे टेस्ट नॉर्मल है, फिर क्यों करा रहे हैं? भाई हम यही देखने के लिए टेस्ट करा रहे हैं कि आपकी बाकी सारी चीजें नॉर्मल है ना, तब हम ओवर एक्टिव ब्लैडर मान के चलेंगे और फिर उसका ट्रीटमेंट करेंगे। अगर हमें कोई और बीमारी पकड़ में आती है, मान लीजिए चलो प्रोस्टेट का मालूम चला या यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन मालूम चला, तो डायबिटीज मालूम चली, तो पहले हमें उसका ट्रीटमेंट करना है और उसका जब हम ट्रीटमेंट करेंगे तो आपके ये वाले सिम्टम्स ऑटोमेटिकली डिसअपियर हो जाएंगे। तो व्हेन वी आर ट्रीटिंग फॉर ओवर एक्टिव ब्लैडर, वी आर एक्चुअली एज अ डॉक्टर looking for more of normal reports rather than finding a disease, because finding a disease is like more dangerous. So we are happy when you have all your reports normal. Okay, we know your reports are normal, you don't have any other disease. We just have to simply make some lifestyle changes and exercises in your lifestyle and you will do better. Fair enough. और डॉक्टर, जब कोई पेशेंट ये सिम्टम्स लेकर आपके पास आता है तो क्या टेस्ट आप नॉर्मली एडवाइस करते हैं? सबसे पहले तो if the patient is intelligent and is ready to work towards himself, there is something called the bladder diary, in which we try and record the amount of fluid he takes at the various times and the amount of urine they pass at different times. For 3 to 4 days, if they can record this, this gives us a lot of help. It helps us to differentiate whether it is because of large fluid intake or whether they are having small capacity bladder, they are passing small amounts of urine, whether it is during the night that they are passing more urine, whether it is during the day. So what time of the day the medication will be required more or the medication needs to be working at what time of the day. So the bladder diary is a very, very important aspect of initial diagnosis, and this does not require any expenditure except for some diligence from the part of the patient. The patient has to put in a little effort, and if they do this well, probably will not require anything else. But beyond it, to rule out, as I said, other diseases, we would go at least minimum with an ultrasound and a urine examination and a blood sugar test to basically rule out few major reasons. And if again these are normal, then we'll not go ahead with any other tests. But if we find something which is abnormal in these tests, then we go to advanced tests. There's something called a urodynamic study, which is in lay language terms akin to what you have in the heart. You have like an ECG, right?
You may not have a chest pain, but when you get an ECG, you have a graph and you have certain abnormalities जिससे आप decide करते हैं ना this heart is having problems. तो ऐसे ही bladder के pressures को study करने के लिए एक study होती है urodynamic study. So we might go in for that urodynamic study at times to actually document how the bladder is behaving. Pressures क्या generate कर रहा है, उसका graph pattern क्या है, and then it helps us to determine what is the severity of overactive bladder, and more importantly it is more of like a baseline study कि जब हमने start किया था bladder patterns ये थे, अब जब हम medications दे रहे हैं, lifestyle modifications कर रहे हैं, तब हमारा bladder कैसा है. Usually these investigations जो urodynamic है, we would prefer doing it when we are going for invasive treatment like intravesical injection of Botox, जो urinary bladder में injection रखते हैं या surgical options के लिए जा रहे हैं. मतलब जो irreversible kind of treatments हैं, उनसे पहले हम overactive bladder document करने के लिए, उसको confirm करने के लिए, उसकी severity assess करने के लिए urodynamics जरूर कराते हैं, but not routinely कि every patient that walks in will need a urodynamic study. Does not that. Okay. And what should a patient do if he or she thinks of having OAB or have these symptoms? Get in touch with the urologist. Explain to him your symptoms. Answer all his questions. He will have more questions than you will have your symptoms to actually figure out your severity of the disease, the reason for your disease. And once he has identified, he will help you overcome your problem. And believe me, you will be almost back to a normal life once you have started your treatment. Right. And in the meantime, they can also make a bladder diary, as you just mentioned. So at least urologist will ask you to make a bladder diary. Right. It's levels assessing. I mean, bladder diary is like a person has to be educated enough to know to be able to measure. So if the patient is educated and motivated, every urologist will ask you to make a bladder diary. एक और हमारे व्यूअर है, हालांकि इस पे हम बहुत बात कर चुके हैं, लेकिन हो सकता है ये बहुत लेट से सेशन इन्होंने ज्वाइन किया और शायद वो बात नहीं सुनी, और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है, इसलिए मैं इनका क्वेश्चन ले रही हूँ. डॉक्टर, इज ड्रिंकिंग अ लॉट ऑफ वाटर गुड फॉर प्रोस्टेट? Drinking a lot of water is not good for prostate. More water you drink, you will have more urine production and you will have more symptoms of frequency, urgency, nocturia. Again, I repeat it, large quantities of water is not required. It is adequate quantities of water to maintain your hydration status. And usually for an adult male, in 24 hours, 1.5 to 2 liters of water, I'm talking of water excluding other fluids, is sufficient enough to maintain good amount of hydration. This I'm talking for a person who's working in an office setting. Now, if you have a field job, you will probably need another 1.5 or 2 liters water in particularly summers like we have in the northern India. So drinking large amounts of water in hot climate is to compensate for the losses. But even if you start drinking it in winters, then your symptoms get aggravated and life becomes a little miserable. So it's not the prostate that is going to help. The water is not going to help in reducing your prostate size or managing your prostate. It only helps in managing your symptoms that arise because of the prostate. Fair enough. And Dr. Ankush Gupta, before we wind up, any take-home message for our viewers? As a take-home message, if you are suffering from the repeated desire to avoid repeated urinary leaks, don't accept it कि मेरी जिंदगी यही है अब, है ना? कोई भी एज हो, चाहे आप 30 years हो, चाहे आप 60 years हो, आप normal life जी सकते हैं. You can move around normally. You can carry out any activity that you want, the way you want. Just seek help of your urologist, seek some medications, and you will be absolutely fine. Right.
Thank you so very much, Dr. Ankush Gupta. It was wonderful listening to you. Thank you so very much for your valuable time and this informative session. Thank you once again. Thank you so much. Good evening. And thank you, Doctor. And viewers, thank you for your excellent participation. And for more information and updates, stay connected on our FB page, Bladder Wellness. We are also available on YouTube, Twitter, and Instagram. Thank you. Good day to all of you. Good night. Thank you, sir.